Hello everyone. Good morning. Good morning everyone. देखो सूर्य, पहले जो 2 क्लासेस थी ना उसमें आपको परमुटेशन और प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट पार्ट करवाया था मैंने। तो अगर आपने कॉम्बिनेशन की क्लास लगाई हुई है ना तो आप बैठ सकते हो, अदरवाइज मेरे ख्याल से पहले आप पहली क्लासेस को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद इस क्लास पे आना, क्योंकि ये क्लास में कुछ नई चीज नहीं करवाने वाला हूँ, पहले वाली चीजों के साथ ही चलेगी सब कुछ। ठीक है, तो आप पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लो और प्रोबेबिलिटी का जो फर्स्ट पार्ट है उसको पढ़ लो। तो चलिए, लास्ट क्लास में अगर कोई डाउट है तो क्यू एंड ए सेक्शन में आप लिख दो। लास्ट क्लास में जो मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए थे करने के लिए, उनमें का अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप लिख सकते हो क्यू एंड ए में। हाँ बिल्कुल। 23 बेटा क्यू एंड ए में लिखना, ठीक है। क्यू एंड ए में लिखना जो भी डाउट होगा। 15 एंड 23 ये दो डाउट मैंने देख लिए आपके। 15 किसी और का डाउट है बच्चे। 15 किसी और का डाउट था, शायद वैद का डाउट था। अच्छा, आपका ही था। 18 कर लेता हूँ, लो। चलिए ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस में आपको डाउट है, तो पहले ये वाला कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे प्रोबेबिलिटी को शुरू करेंगे। ठीक है, जल्दबाजी कोई नहीं करनी है, आराम से करेंगे, हर एक चीज को अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझेंगे, ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बस मैं एक बार निकाल लूं सेट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में वो क्या कह रहा है आपसे कि अ बैग कंटेन्स 2 रेड 3 ग्रीन एंड 2 ब्लू बॉल्स, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल्स ड्रॉन इज ब्लू। कि कोई भी बॉल जो है वो ब्लू नहीं होनी चाहिए। तो बच्चे अगर कोई भी बॉल उसको ब्लू नहीं चाहिए तो क्या चाहिए होगा उसको? रेड या ग्रीन में से 2 बॉल चाहिए होंगी, ठीक है ना। तो रेड बॉल्स है हमारे पास 2, ग्रीन बॉल्स है हमारे पास 3, तो टोटल कितनी बॉल्स आ गई? 5। तो इन 5 में से कोई भी 2 बॉल चाहिए उसको, यही कह रहा है वो। ठीक है, आउट ऑफ अगर देखा जाए तो टोटल बॉल्स कितनी है? 7, तो आउट ऑफ होगा 7C2। प्रोबेबिलिटी पूछी है तो फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, उसमें उसने क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि मुझे कोई भी ब्लू बॉल नहीं चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आपको क्लास में भी करवाया था कि देखो जो चीज नहीं चाहिए वो आपका कभी फेवरेबल केस हो ही नहीं सकता है। तो आपको क्या चाहिए होगा फिर? या तो चाहिए रेड या फिर चाहिए होगा ग्रीन। ठीक है, तो 5C2 और 7C2 अलग अलग नहीं लिखना। रेड और ग्रीन को, रेड और ब्लू को अलग अलग नहीं लिखना आपने, आप दोनों को ऐड करके एक साथ लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर जो रहेगा 5 into 4 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 into 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 2 से कैंसिल और ये 3 से कैंसिल, तो आंसर आएगा 10/21। हो सकता है कि पीछे आंसर में आपको कोई प्रॉब्लम रही हो, बट इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 10/31, 10/21, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो 20 और कौन सा डाउट आया था एक और, 21।
तो 21 देख लेते हैं। और जो जिसका 19 डाउट है वो भी देख लो। 19 वाले में बोला गया है कि ना ही उसको रेड चाहिए ना ही ग्रीन, तो क्या चाहिए होगा फिर उसको? ब्लू, है ना। तो आप क्या करोगे कि कितनी बॉल्स निकालिए? एक बॉल, तो 7C1 ब्लू कितनी है? 7 बॉल्स है, तो 7C1 ओवर 21C1, तो 7/21 इसका आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है। नेक्स्ट देखो 21st क्वेश्चन, 4 रेड बॉल 5 ग्रीन 6 व्हाइट बॉल्स हैं। A ball is drawn at random in the box. Find the probability that ball drawn is either red or green. भाई ये तो बड़े आसान से क्वेश्चन है बेटा, 21वां क्वेश्चन नेहा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। या तो आपको चाहिए रेड या फिर क्या चाहिए आपको? ग्रीन। तो अगर रेड चाहिए तो रेड होगा 4C1 प्लस ग्रीन चाहिए तो होगा 5C1 प्लस। क्यों किया? क्योंकि और लगा हुआ था। तो इसका आंसर होगा 4C1 प्लस 5C1 डिवाइड बाय 15C1, डिवाइड बाय 15C1। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 3/5। इसका आंसर आ जाएगा 3/5। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि 4 पर्सन आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 3 men and 2 women and 4 children. The chance of exactly 2 of them are children. देखो जी उसने क्या बोल दिया कि हमने क्या करना है, 4 पर्सन चूज करने हैं। 23 में 4 पर्सन चूज करने हैं और इस तरीके से चूज करने हैं कि एग्जैक्टली 2 क्या होने चाहिए? चिल्ड्रन होने चाहिए। एग्जैक्टली 2 क्या होने चाहिए? चिल्ड्रन होने चाहिए। ठीक है। तो 2 अगर चिल्ड्रन होंगे तो बाकी के 2 कौन हो सकता है? मैन भी हो सकता है या फिर वुमेन भी हो सकता है। ठीक है। बाकी के बचे हुए 2 क्या होंगे? मैन भी हो सकते हैं और वुमेन भी हो सकते हैं। समझ रहे हो ना बात को? तो बस ये चीज अगर आपको समझ आ चुकी है तो आगे हम सिंपली कर सकते हैं। देखो 2 चिल्ड्रन सिलेक्ट करने हैं तो 4 में से करोगे। ठीक है। उसके बाद एंड का मतलब मल्टीप्लाई। अब 2 और सिलेक्ट करने हैं, मैन और वुमेन दोनों में से। तो मैन है 3, वुमेन है 2, तो टोटल कितना हो गया? 5। तो 5 में से 2 और सिलेक्ट कर लिए। ठीक है। और डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन देख लो कितने हैं, मैन वुमेन चिल्ड्रन कितने? 9। और सिलेक्ट कितने कर रहे हो? 4। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 4C2 मल्टीप्लाई बाय 5C2 डिवाइड बाय 9C4। ठीक है। 20th क्वेश्चन में भी डाउट है, हालांकि ये मुझे व्हाट्सएप पे भी काफी बार पूछा गया था 20th क्वेश्चन। तो चलिए कोई बात नहीं, करते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है? अ बॉक्स कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 10 व्हाइट बॉल्स। ये एक बॉक्स है, उसमें 10 ब्लैक और 10 व्हाइट बॉल्स हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 बॉल्स ऑफ सेम कलर इज। देखो जी 20th क्वेश्चन में क्या था कि 10 है ब्लैक और 10 है ब्लू बॉल। कह रहा है कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 बॉल्स पिक करूंगा, दोनों बॉल्स होनी चाहिए सेम कलर की। अब दोनों बॉल जो दोनों बॉल्स हैं वो सेम कलर की कब होंगी? जब जहां तो दोनों बॉल्स ब्लैक होंगी या फिर दोनों बॉल्स ब्लू होगी। देखो जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी ना, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो मेनली प्रॉब्लम आ रही थी इस क्वेश्चन में वो ये था कि प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चे आप खुद सोचो कि उसने कहा है कि दोनों बॉल सेम कलर के होनी चाहिए। ठीक है। मतलब जहां तो होनी चाहिए दोनों ब्लैक, जहां फिर दोनों होनी चाहिए ब्लू। तो जहां आ रहा है ना और आ रहा है, तो और का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। मतलब यहाँ तो दोनों ब्लैक होनी चाहिए या फिर दोनों क्या होनी चाहिए? ब्लू होनी चाहिए। डिवाइड बाय 20C2, टोटल बॉल्स तो 20 है ना, और पिक कितनी कर रहे हो? C2, 2 कर रहे हो पिक। ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा? इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर? इसको सोल्व करोगे देन यू विल गेट योर आंसर। किसी और को भी प्रॉब्लम आ रही है भाई? जैसे जसिंदर को आ रही है वीडियो स्टॉपिंग इन बिटवीन। फिर जसविंद्र आपका ना नेट का इश्यू होगा, प्लीज थोड़ा देख लेना। अच्छा अब ठीक हो गया, वेरी गुड। तो ये हो गया क्वेश्चन अब सबका। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं अब हम। ठीक है।
नेक्स्ट आएगा डाइस। तो भाई डाइस के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं समझ लेना पहले, ठीक है। डाइस में क्या होता है, एक नंबरिंग होती है, नंबर्स लिखे होते हैं। जैसे डाइस आपने भी कभी देखी होगी है ना, लूडो वगैरह जब खेला होगा, तो ऐसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, 5, 6 पॉइंट ऐसे कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना, नंबर्स लिखे होते हैं उस पे 1 2 3 4 5 6। आपको सबको पता है कि जो डाइस होते हैं वो क्यूब होता है, और क्यूब के होते हैं 6 फेस, ठीक है। तो 6 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, ऐसे नंबरिंग लिखी होती है। तो ये जो नंबरिंग होती है, इसकी खास बात क्या है कि आप इस नंबरिंग को ऐड कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल्स, फैक्टर, सब कुछ नंबर्स के ही होते हैं, है ना। तो जिसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं सबसे मेन एडिशन के ऊपर। इन नंबर्स को ऐड करने के लिए बोलता है, आपको प्रोबेबिलिटी पूछता है कि ऐड करेंगे तो क्या होगा, है ना, इस तरीके से। या फिर मल्टीप्लाई के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐड मल्टीप्लाई के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा प्राइम नंबर्स, ओड नंबर्स, इवन नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर ही तो होते हैं। जैसे मैं अगर इसकी 1 की बात करूं तो 1 इज ए ओड नंबर, 2 क्या इवन नंबर है, 3 ओड नंबर, 4 इवन नंबर, 5 ओड नंबर, 6 इवन नंबर। या फिर 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है ना। इस तरीके से मतलब प्राइम नंबर्स के ऊपर, ओड नंबर्स के ऊपर, इवन नंबर्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें ये वाली टाइप्स मेनली बनती है, ठीक है, जो जिसके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चंस को करा है। मतलब सबसे पहला काम हमारा ये देखना होगा कि डाइस में सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं, क्योंकि सैंपल स्पेस का अगर आपको पता चल गया तो आधा क्वेश्चन आपने वहीं पे कर लिया। क्योंकि जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो डिवाइड करोगे सैंपल स्पेस, टोटल केसेस, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चंस आएंगे डाइस के, वो रहेंगे 2 डाइस के ऊपर, ठीक है। जैसे देखो, अगर मान लो मैं एक डाइस थ्रो करता हूं, एक डाइस अगर मैं थ्रो करता हूं तो एक डाइस के ऊपर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। जहां तो 1 आएगा या 2 आएगा, एक डाइस थ्रो करी, या तो 1 पॉइंट आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, और तो कुछ नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, ठीक है। तो टोटल कितने केस आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं एक डाइस थ्रो करूंगा तो केस कितने बनेंगे, सैंपल स्पेस कितने बनेगी हमारे पास, 6 बनेगी। एक डाइस की जो सैंपल स्पेस होती है बच्चे, वो कितनी होती है जी, 6 होती है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 2 डाइस थ्रो करता हूं तो 2 डाइस की सैंपल स्पेस देखो यहां बना रहा हूं मैं, यहां पे देख लेना एक बार। हो सकता है कि दोनों डाइस के ऊपर 1 1 आ जाए। 2 डाइस अगर मैं एक साथ थ्रो करता हूं तो हो सकता है कि दोनों डाइस के ऊपर क्या आ जाए, 1 1 आ जाए। या फिर पहली डाइस के ऊपर 1 आए, दूसरी के ऊपर 2 आ जाए, है ना। या फिर पहली के ऊपर 1, दूसरी के ऊपर 3 आ जाए, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6, ठीक है। और क्या क्या केस बन सकते हैं कि पहली के ऊपर 2 आ जाए, दूसरी के ऊपर 1 आ जाए, है ना। सिमिलरली 2 2 एंड अप टू 2 6, ऐसे ये 3 4 5 6 तक जाएगा, ठीक है। 3 1 4 1 5 1 एंड 6 1, समझ गए ना बात को। तो जो सैंपल स्पेस होती है 2 डाइस के केस में, वो कितनी बन जाती है कि एक लाइन में आएंगे 6 केसेस, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे 6 केसेस वाली कितनी लाइंस बनेंगी, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल जो केस बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, 36। टोटल केस कितने बन जाएंगे हमारे पास जी, 36 बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इसकी सैंपल स्पेस निकालते किस तरीके से है, इसका भी एक तरीका होता है, जैसे हमने कॉइन्स के केस में करा था। कॉइन्स की सैंपल स्पेस कैसे निकालते थे, 2 रेज टू पावर, जितने आपने कॉइन फेंके हैं, है ना, 2 बेस मान लेते थे, और जितने कॉइन फेंके हैं वो ऊपर हम पावर बना देते थे उसकी, ठीक है। जैसे मान लो अगर n नंबर ऑफ कॉइन्स आपने फेंके हैं तो 2 की पावर n। ऐसे यहाँ पे भी देखो, अगर हम डाइस की बात करें तो उसका जो फेसिस होते हैं वो 6 होते हैं। कॉइन के 2 होते थे, इसके 6 होते हैं। तो अगर इसके 6 फेसिस है तो हम क्या करेंगे, बेस मान के चलेंगे 6 को। अगर एक डाइस फेंकते हो तो पावर 1, अगर 2 डाइस फेंकते हो तो पावर 2, 2 डाइस फेंकते हो तो पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, 36। सिमिलरली अगर आप 3 डाइस फेंकते हो, ठीक है, 3 डाइस का अगर क्वेश्चन आता है
तो क्या हो जाएगा 6⁻3 216। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा 2 डाइस के आते हैं, ना ही आपको 1 डाइस का मिलेगा क्वेश्चन, ना ही आपको 3 डाइस का मिलेगा। तो ये जो 3 डाइस के क्वेश्चन है जो आपको मिलेंगे कैट में या फिर +1 में मिलेंगे, क्योंकि दो +1 में भी क्या होगा 20 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है। कैट में क्या होता है कि एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2.5 से 3 मिनट मिल जाते हैं। ठीक है ना, मतलब काफी लंबा चौड़ा पेपर होता है, काफी टाइम लगता है उसको करने में। तो ये जो 3 डाइस के क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको क्या करना पड़ता है, एक एक वैल्यूज खुद बनानी पड़ती है। ये मान लो अगर मैं आपको ये कहूँ कि 3 डाइस थ्रो करी है, तो बताओ 4 कैसे आ सकता है, तो आप ऐसा करोगे इस पे एक, इस पे एक, इस पे 2, या फिर इस पे 2, इस पे एक, इस पे एक, इस तरीके से बनाना पड़ता है खुद। तो 3 डाइस के ऊपर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं एक्सेप्ट कैट। ठीक है, सिर्फ कैट में पूछा जाता है। मैं सिर्फ पीसीएस सीसेट की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपीएससी सीसेट में भी नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा कोई भी छोटा मोटा अगर आप एग्जाम देते हो, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम देते हो, या फिर कोई एसएससी बैंकिंग वगैरह में भी अगर आप जाते हो, तो 2 डाइस के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 के ऊपर कभी नहीं पूछे जाते, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, तो चलिए, और असाइनमेंट में मैंने 2 डाइस के ऊपर ही डाले हुए हैं सारे क्वेश्चन। तो सैंपल स्पेस आपको पता चल गया होगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने देख लिए। ठीक है, अब इसका हम बार बार यूज नहीं करेंगे, इसको हम मिटा देंगे। हमने सिर्फ यही देखना है कि अगर 2 डाइस आएंगी तो बेस में क्या लिखोगे 36। ठीक है जी, चलिए अब शुरू करते हैं। अब देखना, ये जो एडिशन होती है ना, ये जो मैंने लिखवाया था पहले कि एडिशन कैसे करेंगे हम, मेनली वैसे वही है। एडिशन जो जब हम सीखेंगे ना करना, डाइस में जब 2 डाइस थ्रो करेंगे, उनके नंबर्स की एडिशन करना जब हम सीखेंगे, उसमें ही आगे क्या होंगे, जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी इसी के साथ ही एसोसिएटेड है। ठीक है, तो कैसे ऐड करते हैं समझना, पहले क्वेश्चन समझना किस तरीके से आता है कि आपको क्या बोल देगा, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियसली। उसके बाद फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 6, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 6 या फिर गेटिंग सम 7। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 डाइस मैंने थ्रो करी हैं एक साथ, तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनके ऊपर जो नंबर्स आएंगे। तो अब देखो, डाइस थ्रो करोगे तो कुछ ना कुछ 2 3 4 कुछ तो आएगा कि नहीं, तो उनके ऊपर जो नंबर्स आएंगे, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनके ऊपर जो नंबर आएंगे उनका जो सम होगा, उनका जो एडिशन करके जो टोटल आएगा वो 7 होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बोला जाता है। ठीक है, अब अगर आपने +1 में अगर पढ़े हुए हो मैथ, तो मैं आपको बता देता हूं कि जब हम छोटे थे +1 में थे तो किस तरीके से किया करते थे इस क्वेश्चन को। हम क्या करते थे, हम ये देखते थे कि देखो ये डाइस 1 है, ये डाइस 2 है, क्योंकि लिखने के नंबर मिलते थे हमें। ठीक है, तो ये डाइस 1 होगी, ये डाइस 2 होगी। तो हम क्या करते थे कि भाई देखो, अगर मैं ये मान के चलूं पहला केस, ये डाइस टोटल सम 7 चाहिए, तो पहली डाइस पे आ गया होगा 1, दूसरी पे आ गया होगा 6, ऐड करोगे तो क्या बनेगा 7। दूसरा केस क्या बनेगा, इस पे 2, इस पे 5। तीसरा केस क्या बनेगा, इस पे 3, इस पे 4। ठीक है, अब चौथा केस क्या बनेगा जी, देखो अब इसी का उल्टा कर दो। चौथा केस क्या बन जाएगा, इस पे 4 और इस पे 3, फिर इस पे 5 और इस पे 2 और इस पे 6 और इस पे 1। ठीक है, तो कितने केस बन गए हमारे पास जी, टोटल 6 केस बन गए। ठीक है, तो हम क्या करते थे यहाँ पे कि भाई जो प्रोबेबिलिटी होती है वो तो होती है फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, और फेवरेबल केसेस कितने बने हैं, सम 7 कितने केसेस में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 केसेस में, और डिवाइड बाय टोटल केसेस, 2 डाइस के केस में कितने होंगे जी 36। तो कैंसिल आउट करेंगे, आंसर आ जाएगा 1/6। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1/6। तो इस तरीके से करते थे, क्योंकि नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा लगेगा तभी हमें नंबर मिलते थे। ठीक है ना, लेकिन अब हमने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा ये। ठीक है,
ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, हमें सिर्फ आंसर से मतलब है, हमें इस सारी रामकथा से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि हमारा आंसर कितना आना चाहिए 1/6। ठीक है, ये चाहे आप ऐसे निकाल लो, चाहे तुक्का मारो, जैसे मर्जी करो, नंबर सिर्फ इसके मिलेंगे और किसी के नहीं मिलेंगे। तो करना किस प्रकार से होता है, क्वेश्चन को थोड़ा समझना ध्यान से। मैं ना ऐसा करता हूं, आपको रिलेशन ही बता देता हूं कि सम कैसे कैसे आ सकता है। ठीक है, जब भी आप 2 डाइस थ्रो करोगे, ठीक है, क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। जब भी हम 2 डाइस थ्रो करते हैं तो जो उनके ऊपर सम आएगा वो मिनिमम कितना होने वाला है 2, क्योंकि मान लो मैं डाइस अगर थ्रो करूं तो कम से कम कितने नंबर आएंगे दोनों के ऊपर, एक एक तो आएगा ही ना। तो एक एक नंबर दोनों के ऊपर आएगा तो कम से कम सम कितना होगा, 2 होगा, और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 12 होगा। क्योंकि एट द एंड अगर देखा जाए कि अगर मैक्सिमम नंबर भी मुझे चाहिए दोनों डाइस के, तो दोनों के ऊपर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो सम कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 12। तो मिनिमम सम होगा 2, मैक्सिमम सम होगा 12। मतलब जो 2 डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो उनके ऊपर जो नंबर आते हैं उनका जो सम होता है वो लाई करता है बिटवीन 2 एंड 12। ठीक है, बोथ आर इंक्लूडेड। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो उसमें भी 7 की जगह पे क्या क्या लिख सकता है वो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 13 कभी नहीं लिखेगा, 1 कभी नहीं लिखेगा। ठीक है, इनमें से कोई नंबर लिखने वाला है। क्लियर। अब देखो जी, जैसे आपने क्वेश्चन करा था पहले 6 केस हमने बना लिए थे, अगर मान लो गलती से एक आधा केस भी आपका छूट गया तो आपका क्वेश्चन वहीं पे हो जाएगा गलत। ठीक है ना, तो केस बनाने वाले काम हमने नहीं करने हैं 2 डाइस में। हम किस तरीके से करेंगे कि हमें याद होना चाहिए कि जब सम 2 हो तो कितने केस बनेंगे, 3 पे कितने बनेंगे, 4 पे कितने बनेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि किस सम पे कितने केस बनेंगे। ठीक है, और आपको याद करने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि अभी नई चीज एक और आगे याद करने वाली, याद नहीं करना है, सिंपल समझना बात को कि सम 2 कब बनता है, कि सम 2 बनता कब है, याद करवाना मेरा काम है, आपका काम सिर्फ समझना है। ठीक है, कि सम 2 कब बनेगा, जब दोनों डाइस के ऊपर 1 1 होगा, पहली डाइस के ऊपर 1 होगा, दूसरी डाइस के ऊपर 1 होगा, तो सम कितना बनेगा, 2 बनेगा। और कोई केस नहीं होगा ना, दोनों के ऊपर 1 1 होगा तभी सम कितना बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, तो जब भी सम 2 बोला गया हो तो केस कितने होते हैं हमारे पास, 1 होते हैं। केस कितने होते हैं जी हमारे पास, 1 होते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सम 3 की बात करें, अगर हम बात करें सम 3 की, तो सम 3 कैसे बनता है, पहली डाइस के ऊपर 2, दूसरी के ऊपर 1, या फिर पहली डाइस के ऊपर 1, दूसरी डाइस के ऊपर 2। तो जब भी सम 3 बनेगा तो बच्चे केस कितने बन जाएंगे हमारे पास जी, 2 केस बन जाएंगे। जब भी सम 3 बनेगा तो केस कितने बनेंगे, 2 केस बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही देखो होता क्या है कि जब सम 4 होता है तो केस बनते हैं 3, यहां पे केस बनते हैं 4, यहां पे केस बनेंगे 5। मतलब पहले 6 तक अगर देखा जाए, पहले 6 तक सम अगर देखा जाए तो उसके जो फेवरेबल केसेस होते हैं वो हमेशा सम से 1 कम होते हैं। याद रखना, जो फेवरेबल केसेस होते हैं वो हमेशा ही सम से 1 कम होते हैं। समझ आ गया सभी को जी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी आपको। क्लियर हो गया? हाँ जी, यस और नो में आंसर दो मुझे फटाफट। ठीक है, मतलब क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि कल को मान लो अगर इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाए कि 2 डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 5, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 5, तो बिना पेन चलाए क्या आंसर रहेगा आपका, जल्दी से बताओ क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। बेटा प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अकेला 4 आंसर नहीं आएगा इसका। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना, अब आंसर आने शुरू हो गए। अब आपको चीज का पता चल गया, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। नहीं तो क्या करते हम, बनाने लग जाते कि कब कब ये सम आएगा, है ना। तो क्या करोगे आप यहाँ पे कि भाई 5 सम है तो केस 1 कम होगा। पहले 6 तक सम अगर पूछा गया है तो केस 1 कम होगा, तो 4 केस होंगे आउट ऑफ 36, क्योंकि 2 डाई से डिवाइड बाय 36 तो होना ही होना है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा इसका, 1/9। क्लियर। अब बताओ मुझे फटाफट कि अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 4,
फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 4, तो कितना आंसर होगा इसका? वेरी गुड, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा? 1/12 आंसर हो जाएगा इसका। शाबाश। चलिए, अब पहले 6 तक तो हमें पता चल गया, अब लास्ट वाले कैसे निकालने हैं ये भी समझना। ठीक है हम क्या करेंगे कि पहले 6 तक तो केस क्या होता है, एक कम होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट नेक्स्ट वाले जितने भी नंबर होंगे उन सबको आपने क्या करना है, एक कॉमन नंबर पकड़ लो। उस बाकियों का कैसे निकालोगे, आपने क्या करना है, एक कॉमन नंबर पकड़ना है 13। ठीक है, आपने कॉमन नंबर पकड़ना है 13। तो 7 को अगर आपने 13 तक लेके जाना है तो क्या ऐड करोगे? 8 को 13 तक लेके जाने के लिए क्या ऐड होगा? तो जो जो नंबर भी ऐड होगा वही इनके क्या बनेंगे, केसेस बनेंगे। ठीक है, 13 नंबर याद रख लो, जैसे मर्जी रख लो। किसी का अगर 13 को बर्थडे आता है वो याद रख लो, या फिर ये याद रख लो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कि चंडीगढ़ सिटी में सेक्टर 13 नहीं है। ठीक है, ऐसे याद रख लो कि चंडीगढ़ सिटी में सेक्टर 13 नहीं है। ठीक है, तो 13 वर्ड याद रखो। उसके बाद आपने क्या करना है कि बच्चे 7 को 13 तक लेके जाना हो तो क्या ऐड करोगे? 6। 8 को 13 तक लेके जाना हो तो क्या ऐड करेंगे? 5। 9 को 13 तक लेके जाना हो तो क्या ऐड करेंगे? 4। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो सारे केसेस ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, आपको कुछ भी ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। पहले 6 तक जो केस बनेंगे उसके जो फेवरेबल केसेस होंगे वो हमेशा एक कम होंगे, और जो लास्ट वाले 6 से बाद वाले हैं उनके केसेस को निकालने के लिए आपने क्या करना है, 13 तक लेके जाना है नंबर को। ठीक है, 13 तक लेके जाना है नंबर्स को। अब देखो कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये हो क्या रहा है, 1 2 3 4 5 6 बाद में फिर उल्टा चल दिया 5 4 3 2 1। ठीक है, तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं इनको। अब देखो आई गया मैसेज हरप्रीत का। ठीक है, हम दोनों की सोच काफी मिलती है। ठीक है या फिर आपकी सोच मेरे पुराने स्टूडेंट्स के साथ मिलती है। तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि बच्चे अगर मैं आपसे सीधा ये पूछ लूं कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 9, कि 9 सम निकालना है, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है, तो पूरा टेबल थोड़ी लिखोगे कि पहले मैं 6 तक गिनूंगा फिर उल्टा चलूंगा। ऐसा काम करना ही नहीं हमने। कि देखो अगर आपसे पूछा गया है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 9, तो आप सिंपल है ना, 6 से बड़ा नंबर है ये, तो इसको 9 को सेक्टर 13 भेज दो। तो 9 को अगर सेक्टर 13 भेजना है तो 4 नंबर ऐड करोगे कि नहीं? तो फेवरेबल केसेस के होंगे 4, तो 4/36 कर दो, आंसर कितना हो जाएगा? 1/9। आंसर कितना हो जाएगा? 1/9। समझ गए बात को जी? ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास इसका? 1/9। ठीक है, अब जल्दी से देखो, अब मैं टेबल मिटा रहा हूं, मे भी आपने नोट कर लिया होगा पर फिर भी मैं मिटा रहा हूं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं हम, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। चैट को ओपन कर लो, सारे के सारे धड़ाधड़ आंसर देने हैं, और आंसर देखो ऐसा देने हैं कि अगर कटता भी होगा ना कैंसिल आउट कर लियो। ठीक है जी, कैंसिल आउट कर दिया, रॉ मटेरियल मत दे दियो कि मैं ही काटता रहा हूं इसको। प्रॉपर जो आंसर होता है वो आंसर देना आप सभी ने। ठीक है जी, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8, बताओ क्या आंसर रहेगा? बिल्कुल 5/36। कितना आंसर आएगा? 5/36। 8 है ना, 6 से ज्यादा नंबर है, बड़ा नंबर है ये। जब बड़ा नंबर आ जाता है तो इसको सेक्टर 13 भेजना हमने बस। तो 5 ऐड करोगे तो 5/36। ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 10। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 10। हाँ जी बिल्कुल सही। हाँ जी, इसको सेक्टर 13 भेजोगे तो 3 आएगा, तो 3/36 कितना होता है? 1/12। 3/36 कितना होता है? 1/12। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 6। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 6। देखो जो भी आप हैंड रेज कर रहे हो प्लीज Q&A में लिख दो जो भी आपका डाउट है।
लग गया ना पता सभी को। अब देखो जी, एक तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा वो और क्या कर देगा, इस तरीके से कर देगा कि 2 डाइस थ्रो करी साइमल्टेनियसली, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम आइदर 4 और 7। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इधर 4 और 7। ठीक है, अब और का मतलब तो आपको पता ही है ना क्या करना होता है हमने, और का मतलब तो सबको पता है, फटाफट आंसर बता दो क्या आएगा। हाँ वेरी गुड, फटाफट आंसर बता दो, इसका आंसर क्या रहेगा। तो कैसे करना हमने कि भाई देखो जी, जहां पे है 4, 4 के केस कितने बनते हैं 3, 7 के बनते हैं 6, तो ऐड करो, और का मतलब ऐड करना होता है डिवाइड बाय 36, तो 9/36 मतलब 1/4 आंसर। 9/36 आंसर कितना आ गया इसका 1/4 आ गया। ठीक है जी। अब इसमें देखो एंड का क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा, पता क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि डाइस तो एक बार ही थ्रो करिए ना। ठीक है जी, एक बार डाइस थ्रो करने से 2 नंबर तो कभी आ नहीं सकते, 2 बार सम तो कभी आ ही नहीं सकता, एक बार ही आएगा, और एक बार सम जब आएगा तो और ही लगेगा, एंड तो कभी लगेगा ही नहीं। ठीक है, मैं आपको ये कहूं कि मैंने एक बार कॉइन टॉस किया और हेड एंड टेल आ गया मेरा, पॉसिबल है, कोई बात ही नहीं, कोई तर्क ही नहीं बना है ना। मैं आपको ये कहूँ मेरा हेड और टेल दोनों आ गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैंने करा है कॉइन टॉस, तो मेरा जो रिजल्ट आया है वो जो या तो हेड है या फिर टेल आया है, हेड और टेल आया है। हेड एंड टेल बोलूंगा तो कहोगे क्या ये बात कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया है ना, सुबह सुबह पता नहीं क्या हो गया। तो एंड वाला केस नहीं बनेगा इसमें, इसमें हमेशा क्या बनेगा, और वाला केस बनेगा। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, घबराने वाली बात कोई नहीं है। हर बार आपने क्या करना है, प्लस ही करना है, मल्टीप्लाई कभी नहीं करना आपने। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं फिर से, और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैंने मल्टीप्लाई के ऊपर भी बोला था आपको कि मल्टीप्लाई के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मल्टीप्लाई के ऊपर भी सम के साथ रिलेटेड ही आते हैं। बस ऐसे लिखा होगा उसने कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज मल्टीपल ऑफ 3 और 4। ऐसे कि 2 डाइस मैंने एक साथ थ्रो करी है, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज मल्टीपल ऑफ 3 और 4। ठीक है, कि जो सम है वो मल्टीपल होना चाहिए 3 या फिर 4 का। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगला क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है, 3 और 4 का मल्टीपल का मतलब क्या है कि जो नंबर हमारा आया है, एक बार डाइस थ्रो करिए तो नंबर एक ही आएगा, तो जो हमारे पास नंबर आएगा, सम करके नंबर आएगा, वो जहां तो 3 का मल्टीपल हो या फिर 4 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो 3 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, 3, 6, 9 और 12। ठीक है, और 4 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, 4, 8 और 12, ये होते हैं ना। उसने बोला है कि मैंने डाइस थ्रो करी है, तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके ऊपर जो नंबर आए वो इनमें से किसी का मल्टीपल हो, है ना। इनमें से कोई नंबर होना चाहिए, मतलब 3 और 4 का मल्टीपल मतलब इनमें से कोई नंबर होना चाहिए, मतलब जहां तो 3 होगा या फिर 6 होगा या फिर 9 होगा या फिर 12 होगा या फिर 4 या फिर 8। क्लियर हो गया ना। और उसके बाद आपने क्या करना है कि भाई आपसे अगर प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है, फेवरेबल अपॉन टोटल होता है, टोटल में आएगा 36। अब आपने क्या करना है कि अगर 3 आता सम तो केस कितने बनते, 2। ठीक है, या फिर प्लस अगर 6 आता तो केस बनते 5, 9 आता तो केस बनते 4, 12 पे 1, 4 पे 3, 8 पे 5। बस ये आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है आंसर। आप ऐड करो 7, 11, 12 और 20। इसको आप क्या लिख सकते हो, 5/9। इसको आप क्या लिख सकते हो जी, 5/9। लग गया ना पता सभी को। अब अगर आप केस बनाने चलोगे तो ये क्वेश्चन कोई आसान थोड़ी है, इसके केस बनाने हो तो कितना टाइम लगता है बनाने में, है ना, तो वो टाइम हमारा बच जाएगा। रिपीट कर देता हूं बच्चे में, उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि 2 डाइस को थ्रोन करा साइमल्टेनियसली, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनके ऊपर जो सम आएगा वो मल्टीपल होना चाहिए 3 या फिर 4 का। मल्टीपल समझते हो ना, 3 के गुना करके जो नंबर आते हैं और 4 का गुना करके जो नंबर आते हैं।
तो 3 के मल्टीपल क्या होते हैं जी? 3, 6, 9, 12, 15 तक नहीं जाएंगे क्योंकि सम जो है वो 12 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो जहां तो 3 के मल्टीपल होंगे, ये हो गए 3 के मल्टीपल, या फिर 4 के मल्टीपल होंगे जो कि ये हो गए। ठीक है, तो उनको चाहिए था इनमें से कोई एक नंबर। ठीक है, हाँ जी बेटा बिल्कुल आएगा, 8 के बाद 12 ही आता है। ये देखो 4, 8 और 12 ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, 12 ऑलरेडी लिखा हुआ है। हाँ, एक बार काउंट करना है, 2 बार काउंट नहीं करना, एक बार ही काउंट करना है। ठीक है, तो बस इनके मैंने केस देख लिए कि जब 3 सम आएगा केस बनेंगे 2, 6 पे केस बनेंगे 5, 9 पे 4, 12 पे 1, 4 पे 3 और 8 पे 5 और डिवाइड बाय 36। ठीक है, तो चलिए अब एक क्वेश्चन आपने करना है। दो डाइस मैंने थ्रो करिए साइमल्टेनियसली, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज मल्टीपल ऑफ 2 and 3। थोड़ा दिमाग लगा के करना कि डिफरेंस क्या है दोनों में। रट्टा नहीं मारना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा डिफरेंट है। उपेंद्र प्रोबेबिलिटी हमेशा फ्रैक्शन में होती है। ठीक है, तो 50 तो होगा नहीं ना, और 10/3 भी नहीं हो सकता, 10/36 में भी हो। देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है, मैं कोई वो नहीं करूंगा इसमें। देखो जी, क्वेश्चन को समझो यार, पहली बात तो ये है क्वेश्चन को समझना आना चाहिए आपको। उसने कहा है कि जो सम है ना वो मल्टीपल होना चाहिए 2 and 3 का। ठीक है, तो 2 and 3 के मल्टीपल का मतलब क्या होता है? चेयर्स एवरीवन, 2 and 3 का मतलब क्या होता है पहले ये समझो, कि जो हमें मल्टीपल चाहिए, जो हमें नंबर चाहिए, वो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। 2 और 3 दोनों का ही मल्टीपल होना चाहिए। तो 2 और 3 जब दोनों का मल्टीपल होगा तो कौन से नंबर होते हैं वो? 6 एंड 12, 6 से 12 है ना, 6 and 12। 2 और 3 दोनों का मल्टीपल क्या होता है? 6 और 12। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आप जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा था कि 2 के मल्टीपल ये होंगे, है ना, 10, 12, फिर 3 के मल्टीपल ये होंगे इस तरीके से। तो ऐसा तो नहीं करेंगे ना अब हम, क्योंकि उसने क्वेश्चन में उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे 2 और 3 दोनों के मल्टीपल चाहिए जी। ठीक है, 2 और 3 दोनों के मल्टीपल चाहिए, तो दोनों के कॉमन मल्टीपल कौन से होते हैं? 6 and 12, जो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। ठीक है, ये 12 जो है ये भी 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। ऐसा और कोई नंबर ही नहीं है 12 तक जो 2 और 3 दोनों के टेबल में आता हो। समझ गए ना बात को? ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक नंबर चाहिए उसको सम में। तो जब 6 चाहिए होगा तो केस 5 बनेंगे, 12 पे 1 बनेगा, डिवाइड बाय 36, तो आंसर आएगा 1/6। तो मोर देन 50% स्टूडेंट्स ने 50% 1/6 ही आंसर दिया था। बहुत अच्छी बात है। और जिनका गलत हुआ था, जिन्होंने ऐसे करा है, वो प्लीज देख लो, अगर यहाँ पे ओवर लगाओ तब ऐसे करेंगे, बिल्कुल सही जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था। लेकिन अगर एंड लगाओ तो इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आपने, क्वेश्चन को पढ़ना ही समझना ही आधा क्वेश्चन को सोल्व करने के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए, तब तक मैं चाय पी लूंगा। ठीक है, थोड़ा स्लोली करना, ठीक है जी। वैसे मुझे पता आप कर लोगे, मेरे लिखने के बाद ही एकदम से हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम प्राइम नंबर। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम प्राइम नंबर।
ये बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनके ऊपर जो सम आता है वो प्राइम नंबर होना चाहिए जी। तो करिए शाबाश फटाफट। मैं क्वेश्चन दे देता हूँ करने के लिए। एक तो पहला क्वेश्चन ये है प्राइम नंबर, दूसरा फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इवन नंबर, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5। बस ये ठीक है। ऊपर वाला क्वेश्चन लाइनिंग सेम रहेगी, बस ये तीन क्वेश्चन अलग अलग है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम प्राइम नंबर, इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3 और 5। ये तीन अलग अलग क्वेश्चन है, इनको करो फटाफट शाबाश।
5/12 आंसर आया है, 1/2 एंड 19/36 आया है ना। हाँ, प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11। किसी ने 9 ना लिखा हो, बस अगर 9 लिख दिया दिक्कत हो जाएगी, ठीक है बच्चे। तो 2 पे 1 केस बनेगा, 3 पे 2, 4, 6, 2 डिवाइड बाय 36। 5/12 जिनका भी आया बिल्कुल सही आंसर है। इवन नंबर की बात करें तो भाई इनको तो सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आधे इवन नंबर होते हैं, आधे ऑड नंबर होते हैं, है ना। हाफ इवन नंबर होते हैं और हाफ क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। तो इसका तो डायरेक्ट ही आंसर क्या आएगा, 1/2। अगर इवन नंबर बोले तब भी 1/2, ऑड नंबर बोले तब भी 1/2, ठीक है। ऐसे ही अगर मल्टीपल ऑफ 3 और 5 का बात करें तो 3 के मल्टीपल होते हैं 3, 6, 9, 12 और 5 के होते हैं 5 और 10, ठीक है। 5 के मल्टीपल होते हैं 5 एंड 10। हाँ देखो, जो 15/36 है ना, 3 से कैंसिल हो जाता है शायद, तो 5/12 बन जाएगा वो, ठीक है। तो 3, 4, 3, 4, 7, 6, 13, 15, हाँ बिल्कुल 15/36 जो होता है, हाँ 5/12 बन जाएगा। मल्टीपल ऑफ 3 और 5 की बात करें, 3 के मल्टीपल ये है, 5 के मल्टीपल और लिखा हुआ ना अब की बार। तो 3 के केस बनेंगे 2, इसके 5, 4, 1, 4, 3 डिवाइड बाय 36, ठीक है जी। तो आंसर आएगा 5 + 2 7, 11, 12, 16, 19। तो आंसर आएगा 19/36। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो इन चीजों की। ये एक कम और ये 13 वाला जो कंसेप्ट मैंने बताया है, इवन वाला एक्सप्लेन करता हूँ बच्चे। जो इवन नंबर होते हैं, आप जितनी मर्जी काउंटिंग लिख लो, जब आप काउंट करने लगोगे ना तो आधे इवन होंगे आधे ओड होंगे, है ना। अच्छा, एक्सपेंड करके सॉल्व करूं, चलो ठीक है। बहुत ज्यादा वेले हो आप हैं। देखो ये होते हैं इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो इसका एक केस बनेगा, इसका 3, इसके 5, इसके भी 5, इसके 3 और इसका 1 डिवाइड बाय 36। अब कहा ऐड तो कर लोगे कि नहीं, 18 आएगा। तो 18/36 कितना होता है, 1/2, ठीक है। देखो 4 और 10 14 और 4 18, तो 18/36 कितना होता है, 1/2। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखो जो जो इवन नंबर वाला मैंने आपको करवाया है, ये क्या था, सम था। तो इसका आंसर तो आ गया आपका 1/2, जो मैंने एक्सपेंड भी कर दिया उसके बाद इसका आंसर तो आ गया 1/2। लेकिन इसके ऊपर बनता है एक और तगड़ा क्वेश्चन इवन नंबर के ऊपर। ये आपको पता क्या बोल देगा, जैसे अभी तक सम सम चल रहा था ना यहाँ पे, अब आपको ऐसे बोल देगा कि 2 डाइस को मैंने थ्रो करा है साइमल्टेनियसली, तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनके ऊपर जो नंबर्स आएंगे गेटिंग प्रोडक्ट, उनका जो प्रोडक्ट होगा। मतलब अब की बार ऐड नहीं करना, पहले हमने क्या किया था, ऐड करा था। अब की बार क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई करना, उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, इवन। 2 डाइस मैंने थ्रो करिए साइमल्टेनियसली, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट इवन, ठीक है। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो इवन प्रोडक्ट पूछेगा या फिर ऑड प्रोडक्ट पूछेगा, और तो कुछ बनेगा नहीं, प्राइम तो प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। या तो इवन प्रोडक्ट पूछेगा या फिर ऑड प्रोडक्ट पूछेगा। तो पहले तो देखो ट्राई करके मुझे बताओ जरा क्या आंसर आ सकता है इसका, जल्दी से। चलिए बहुत निकाल दिया। अब देखो एक चीज समझना कि काफी टाइम से ना इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं था। मैं अभी 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 भी आपको कहूँ कि अभी भी नहीं है, वैसे भी इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बस मैथ की अगर आप एक छोटी सी ट्रिक लगाते हो तो इसका शॉर्टकट निकल आएगा। पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कहता क्या है। ये उसने बोला है कि जो मैंने एक डाइस थ्रो करी, अब उनके ऊपर कोई नंबर आए होंगे, तो उनको नंबर को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके ऊपर इवन नंबर ही आए, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके ऊपर क्या आना चाहिए, इवन नंबर। अब अगर मैं 2 डाइस की सैंपल स्पेस लिखूं, तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझना बच्चे।
ठीक है, ऐसे ये 2-1 अप टू 2-6, 3-1 अप टू 3-6, 4-1 4-6, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं आपको बता दूं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि शॉर्टकट वगैरह ज्यादा होता नहीं है। ठीक है यार, प्लीज सारे बच्चे एक बार ध्यान से सुन लो। अपने आपस में मेल जोल, कोई बात नहीं, बढ़ाना है नहीं बढ़ाना वो दोनों की चॉइस होनी चाहिए। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंगली ये रखो कि जो सेटिंग्स है ना वो आपके में से सिर्फ मुझे दिखे तो अच्छी बात है, किसी और को तंग मत करो। ठीक है, सारे के सारे अपनी सेटिंग चेंज कर लो। ठीक है जी, इंटरेक्शन मेरे साथ रखो, बाकी बच्चों के साथ मत रखो। अभी दूसरा तंग होता है आपकी इस बात से, किसी को डिस्टर्ब मत करो प्लीज। लास्ट क्लास में भी यही हुआ था, तभी मैं क्लास जल्दी छोड़ के चला गया था, अब लड़ने लग गए थे। चलिए देखो जी, ये बन गई हमारे पास सैंपल स्पेस। ठीक है, अब उसके बाद देखो जी, प्रोडक्ट इवन कब कब होगा। जैसे ये देखो, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट इवन हो रहा है, यहाँ भी प्रोडक्ट इवन हो रहा है। ये दिख गया आपको 3 केस। इसके अलावा 2 वाली जितनी भी लाइन है, यहाँ पे 2 2 होगा, 2 3 होगा, किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो, किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, इवन ही बनेगा। मतलब पहली लाइन से निकले थे 3 केस, दूसरी से कितने निकलेंगे, 6। सिमिलरली तीसरी लाइन से निकलेंगे 3 केस। ये देखो 3 2, 3 गुना 2 6, फिर 3 4 वाला भी 3 गुना 4 12, फिर एक 3 गुना 6 18। सिमिलरली इस लाइन से भी 6 केस निकलेंगे, इसमें से 3 केस निकलेंगे, इसमें से 6। तो टोटल केस कितने निकल जाएंगे हमारे पास, 27। टोटल केस कितने निकलेंगे, 27। ऐड करके देख लो चाहे इसको, 27 केस निकलेंगे। और टोटल केस होते कितने हैं, 2 डाइस के केस में 36। तो आंसर आएगा आपका 3/4। ठीक है, तो अगर तो मान लो हमें स्टेप के नंबर मिलने होते तो फिर तो मैं ऐसे ही करता। ठीक है, जैसे हम करते थे। 27 बच्चे, एक भी अगर आपने काउंट गलत किया तो क्वेश्चन गलत है, ये थोड़ा ध्यान रखना बस आप। इसका आंसर कितना रहेगा, 3/4। ठीक है, एक तरीका तो हो गया इसको ये करने वाला, जो इसका मेन मेथड होता है। वैसे सही तरीका इसका यही होता है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा, अगर आपको मैथ आता हो तो आप ये चीज तो सोच सकते हो ना कि अगर उसने बोला है कि प्रोडक्ट हमें चाहिए इवन। ठीक है, अब ये जो नंबर्स होंगे इसके ऊपर वो होंगे 1 से लेके 6 तक, है ना। 1 से लेके 6 तक का मतलब क्या होता है, आधे इवन नंबर होंगे, आधे ऑड नंबर होंगे। मतलब इसमें इवन नंबर भी आएंगे, इसमें ऑड नंबर भी आएंगे। ठीक है, तो देखो जी, अगर मैं इवन नंबर से इवन नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर हमेशा किसमें आएगा, इवन नंबर्स में। समझ रहे हो जी। ठीक है, कि पहली डाइस पे आ जाए इवन नंबर, दूसरी पे भी आ जाए इवन नंबर, तो आंसर रिजल्ट जो मल्टीपल करके आएगा, मल्टीप्लाई करके आएगा, वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर पहली डाइस पे ऑड नंबर आ जाए, दूसरी पे इवन नंबर आ जाए, तो जो रिजल्ट होगा वो फिर क्या होगा, इवन नंबर होगा। वो रिजल्ट फिर से क्या होगा, इवन नंबर होगा। सिमिलरली अगर पहली पे इवन नंबर आ जाता है और दूसरी पे ऑड नंबर आ जाए, तो रिजल्ट अभी भी क्या होगा, इवन नंबर ही होगा। रिजल्ट अभी भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। और फोर्थ केस क्या बनेगा, जब दोनों पे अगर ऑड नंबर आ जाएं तो फिर केस जाके क्या बनेगा हमारे पास जी, ऑड नंबर बनेगा। ठीक है, तो जब इवन और ऑड को आप मल्टीप्लाई करते हो तो 4 तरह के ऐसे केस बनते हैं, और उन 4 में से 3 केस में जो प्रोडक्ट होता है वो इवन ही रहता है। मतलब अगर मैं इवन प्रोडक्ट देखूं तो 3 केसेस में आया है आउट ऑफ 4 केसेस। 4 टोटल केस थे, 4 में से 3 केसेस में क्या है, इवन प्रोडक्ट आया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सीधा 3/4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3/4। तो ऐसे भी तो निकल सकता है ये क्वेश्चन, या तो पूरी सैंपल स्पेस निकाल के काउंट कर लो, है ना, जो कन्वेंशनल मेथड है इसका, या फिर इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा दिमाग यूज करो तो ऐसे भी निकल सकता है। ठीक है जी, क्लियर हुआ। ठीक है, अगर क्लियर हो गया, अब एक चीज और देखो, जैसे अगर यहाँ पे प्रोडक्ट इवन बोला है, आपको ये क्वेश्चन में बोल देगा कि 2 डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट ओड, गेटिंग प्रोडक्ट ओड, ओड नंबर या ओड। तो इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बता दो सारे, इसका आंसर क्या रहेगा अगर ओड प्रोडक्ट पूछे तो
वेरी गुड वेरी गुड। इसका आंसर क्या रहेगा 1/4। अब तो आपके सामने ही है सब कुछ कि भाई 4 में से 3 केसेस में अगर इवन है तो एक केस में तो ओड है ना, तो ओड केस क्या 1, टोटल कितने हैं 4। आंसर आएगा हमारे पास 1/4। आंसर कितना आ जाएगा जी 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है डाइस। ठीक है, यहाँ पे हमारा पोर्शन खत्म हो जाता है डाइस का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि क्या रही है। लगभग खत्म हो गया बस हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मान के चलो 60-70% खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा बच्चे, नोट्स वगैरह बना रहे हो ना साथ साथ? ठीक है, रुक जाओ। If asked any number that is even like multiple 12, then also this formula. जसप्रीत मैं समझा नहीं आपकी बात को कि इफ आस्क्ड एनी नंबर दैट इज इवन, आगे क्या लिखा हुआ आपने? एल जे के, अच्छा लाइक मल्टीपल 12 देन ऑल्सो यूज दिस फॉर। हाँ ऑब्वियसली प्रोडक्ट इवन चाहिए आपको बस, तो 12 इज ऑल्सो इवन नंबर ना। लेकिन अगर पर्टिकुलरली यही बोला हुआ है कि 12 ही होना चाहिए तो फिर नहीं, ये सबके लिए है। हाँ जी बिल्कुल शालू जी, रीजनिंग भी मैं ही कराऊंगा। जल्दी शुरू करेंगे रीजनिंग भी। अभी मुझे लग रहा है कि आप मैथ से बोर हो नहीं रहे हो, जब आप बोर होने लग जाओगे फिर हम रीजनिंग करेंगे। बच्चे मैं दे तो रहा हूँ डेली आपको, जो टॉपिक रहता है उसकी असाइनमेंट आपको मिल जाती है। बुकलेट क्या करोगे? हुँ? अपने रूम में सजाओगे क्या उसको? नहीं, सब्ट्रैक्ट वाले नहीं आएंगे, एडिशन वाले आते हैं इसमें। एडिशन वाले क्वेश्चन रहेंगे, सब्ट्रैक्ट वाले नहीं रहेंगे। ठीक है, मैंने लिखवाया भी नहीं था उसका, एडिशन और मल्टीप्लाई के ऊपर आता है बस। ठीक है, टाइम एंड वर्क करना है, चलो टाइम एंड वर्क कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इसमें टाइप आएगी हमारे पास अब कॉन्ट्राडिक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। कॉन्ट्राडिक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो देखिए जी, अब ये वाली जो टाइप है ना, इसके क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे। पहली बात तो ये है, अगर आप आर एस अग्रवाल कर रहे हो, ठीक है, अगर आप आर एस अग्रवाल से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, हालांकि मैं रेफर नहीं कर रहा हूँ किसी को बुक वगैरह, मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ, तो उसके भी लास्ट वाले 3-4 क्वेश्चन इसी टाइप के ऊपर होने वाले हैं प्रोबेबिलिटी में। ऐसी जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया उसमें भी लास्ट वाले क्वेश्चन इसी के ऊपर होने वाले हैं। ठीक है ना बेटा, मैं नहीं कराऊंगा अब कार्ड्स वाला कंसेप्ट, दोनों एक साथ रख दें। चलो यहाँ पे कार्ड्स वाला कराते हैं दोनों एक साथ। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करना। हमने क्या करना है, पहले मैं इसका क्वेश्चन लिखवाऊंगा, पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्राडिक्शन वाले क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज का पता होना चाहिए आपको, है ना, मीनिंग पता होगा तभी तो आगे क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो किस तरीके से बनता है। आपको इस तरीके से बोल देगा कि ए स्पीक्स ट्रुथ इन 60% केसेस, ये ए सच बोलता है जी 60% केसेस में, और बी सच बोलता है, बी स्पीक्स ट्रुथ इन 75% केसेस। अब जरूरी नहीं है कि हर बार परसेंट ही लिखा होगा, कई बार फ्रैक्शन में भी लिखा होगा, और आपको पता है कि परसेंट इज अ फ्रैक्शन। ठीक है, परसेंट इज अ फ्रैक्शन। तो ए स्पीक्स ट्रुथ इन 60% केसेस एंड बी स्पीक्स ट्रुथ इन 75% केसेस। तो आपसे क्या बोलेगा, फाइंड in how many cases they likely to
कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर नरेटिंग सेम इंसिडेंट। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कोई नाम भी नहीं लिखा हुआ, कोई नाम पता नहीं है, एक रैंडम क्वेश्चन होता है, ठीक है जी, एक रैंडम क्वेश्चन होता है, ये इस तरीके से कुछ लिखा होता है। ठीक है, तो क्या बोल दिया उसने कि A speaks truth in 60% cases, B speaks truth in 75% cases. Find in how many cases they likely to contradict each other narrating same incident. ठीक है, तो करना किस तरीके से, देखो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है जी, कि मान लो अगर कोई बंदा कहे कि ये काम हुआ है, इतना काम हो गया, और दूसरा कहे कि नहीं हुआ, ठीक है, एक कहे हुआ है और दूसरा कहे कि नहीं हुआ है, इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्ट करना। ठीक है, इसे क्या कहते हैं जी, कॉन्ट्राडिक्ट करना। समझ गए ना बात को, किसी को मतलब कि आगे से रोकना है ना, विरोध करना किसी चीज का, उसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्ट करना। अब देखो जी, ए को भी कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कर सकता है, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। कॉन्ट्राडिक्ट कैसे होता है कोई भी बंदा, कि अगर ए बोलता हो सच, अगर कोई चीज कहे कि ए बोले कि मान लो ये चीज ट्रू है, सही है, और दूसरा बंदा क्या बोल दे कि नहीं ये चीज क्या है, फॉल्स है। ठीक है, एक ए कहे कि ये चीज ट्रू है और दूसरा कहे ये चीज फॉल्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने ए ने क्या कर दिया बी को, या बी ने क्या कर दिया ए को, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। समझ गए ना बात को, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब ये होता है कि अगर कहे ए कहे कि ये ट्रू है, नहीं बी कहे ना ये तो फॉल्स है, ये तो रॉन्ग है, ठीक है, एक कहे राइट एक कहे रॉन्ग, ठीक है। या फिर ऐसा हो जाए कि मान लो दो लोग हैं, वो इंटरव्यू ले रहे हैं किसी एक बंदे का, ठीक है, पहला बंदा कहे कि भाई मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, मैं ऐसे क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, तो दूसरे बंदे ने अगर कॉन्ट्राडिक्ट करना है तो वो क्या कहेगा फिर, कि मैं इसको क्या करूंगा, रिजेक्ट करूंगा। ठीक है, एक कहेगा सिलेक्ट करूंगा, दूसरा कहेगा रिजेक्ट करूंगा, इस तरीके से। तो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है कि उल्टा चलना एक दूसरे के, इसमें सही गलत सच झूठ का कोई मतलब नहीं होता, एक ने जो कह दिया दूसरा बंदा उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है ना, जैसे बीजेपी वाले ने कुछ कह दिया तो कांग्रेस वाला उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ही करेगा, कांग्रेस वाले ने कुछ कह दिया उसको बीजेपी वाला कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ही करेगा। डजंट मैटर कि वो चीज सही है या गलत है, वो बात की बात है, पहले कॉन्ट्राडिक्शन, ये चीज होती है बस। ठीक है जी, तो वही क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो पार्टी के ऊपर मैंने कोई ज्यादा वो नहीं करा, मैंने जस्ट एन एग्जांपल दिया, इसको सीरियसली मत लेना कि जहां भी बीजेपी कांग्रेस हो जाता। तो चलिए, अब क्या बोला उसने कि ए सच बोलता है 60% केसेस में, ठीक है, तो 60% क्या होता है हमारे पास, 3/5। ए सच बोलता है 60% केसेस में, तो ये फ्रैक्शन में कितना होता है, 3/5। अगर आपको परसेंटेज गिवन है तो फ्रैक्शन में आपने खुद क्या करना है, अगर आपको परसेंटेज में कुछ गिवन है तो आपने फ्रैक्शन में खुद ही उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हम जो प्रोबेबिलिटी करते हैं वो फ्रैक्शन में करते हैं। तो देखो जी, ए अगर सच बोलता है इतने केसेस में, ए अगर सच बोलता है 3/5 केसेस में, तो झूठ कितने केसेस में बोलता होगा जी, एक ही बात करें, सच बोलता है अगर इतने केसेस में, तो झूठ कितने केसेस में बोलता होगा, 2/5 में। 3/5 का मतलब क्या होता है कि 5 में से 3 केसेस में सच बोला, तो झूठ कितने केसेस में बोला, 5 में से 2 केसेस में। ये तो आपको पता ही है ना, रेशियो में ये चीजें बहुत बार कराई है मैंने आपको। ऐसे अगर बी की बात करें, तो बी जो है वो सच बोलता है 75% केसेस में। ठीक है, तो बी अगर 75% केसेस यानी कि 3/4 केसेस में अगर ये सच बोलेगा, तो झूठ कितने केसेस में बोलेगा, 1/4 में। हाँ जी, मुझे एक बार बता दो कि क्या आपको ये चीज समझ आ चुकी है सभी को, क्या आपको ये चीज सबको समझ आ चुकी है? गुड, ये कैसे लिखा है फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला है कि बताओ कितने केसेस में ये एक दूसरे को करेंगे कॉन्ट्राडिक्ट। अब कॉन्ट्राडिक्ट कैसे करेंगे, कि अगर ए कहेगा कि सच है तो बी कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए क्या बोलेगा कि वो क्या है, झूठ है। ऐसे अगर बी कहेगा सच है तो ए कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए क्या कहेगा उसको, कि ये भाई झूठ है। समझ गए ना बात को, तो मैं कुछ बोल रहा हूं तो वही लिखूंगा, ध्यान से सुनना, कि इफ ए स्पीक्स ट्रूथ, अगर ए सच बोले मतलब 3/5, तो फिर बी को उसके साथ क्या बोलना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। मतलब ए स्पीक्स ट्रूथ एंड का मतलब मल्टीप्लाई, एंड बी स्पीक्स फॉल्स, जो भी है लाई, कि अगर ए बोलेगा सच तो बी क्या कहेगा कि नहीं ये क्या है, झूठ है।
एंड आएगा ना, दोनों कहेंगे, उसी को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, मतलब और क्या केस बन सकता है कि बी कहे कि सच है, बी कहे कि सच है, लेकिन उसके साथ ए क्या कहेगा कि ये क्या है जी, झूठ है, ठीक है जी। इसके साथ बी क्या कहेगा कि क्या, ये ए क्या कहेगा कि ये क्या है, झूठ है। अगर बी कहता है सच है तो ए क्या कहेगा, झूठ है, ठीक है जी। जहां तो ए सच बोलेगा और बी झूठ बोलेगा, या फिर क्या होगा, बी सच बोलेगा और ए झूठ बोलेगा। समझ गए ना बात को, ठीक है। कुल मिला के मोटी मोटी बात इतनी है कि ऐसे लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई और ऐड, ठीक है, ऐसे लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई और ऐड कर दो, यही आपका आंसर है बस। ये 3/20 होगा प्लस ये 6/20 होगा, ऐड करोगे तो 9/20 विल बी द आंसर, ठीक है। 9/20 विल बी दी आंसर। आपने क्या करना है, जब भी कॉन्ट्राडिक्शन वाला केस आ जाता है इस तरीके से लिखना, ट्रू फॉल्स, इस तरीके से सच ये झूठ हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई और ऐड कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई और ऐड कर दो। क्लियर हो गया ना सभी को भी ये, ठीक है। बेटा परसेंटेज में नहीं, फ्रैक्शन में पूछे, ठीक है आपकी बात भी, परसेंटेज में भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर परसेंटेज में पूछे तो गुना 100 करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना, जैसे कि आंसर दिया हुआ इन्होंने 45%। अमनजोत बेटा 2/5 कैसे आया ये वाला, वेरी बैड। ये 3/5 केसेस में अगर सच बोलता है तो झूठ कितने केसेस में बोलेगा, बचे हुए केसेस में बोलेगा ना, बचे हुए कितने, 2/5। अगर आप आधी रोटी खा लेते हो तो आधी बचेगी कि नहीं, आधी बचेगी ना। अगर आप आधा सच बोलते हो तो आधा झूठ बोलते हो। ऐसे ही अगर आप 3/5 सच बोलोगे तो झूठ कितना बोलोगे, 2/5, ठीक है। 1 माइनस करना है, टोटल कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर दोनों ट्रू हो जाए तो बेटा, अगर दोनों ट्रू हो जाएंगे तो नया क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, नया क्वेश्चन बन जाएगा, फिर घबराने वाली क्या बात है। चलिए एक क्वेश्चन अब आपने करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ए स्पीक्स ट्रूथ इन 33 1/3% केसेस, ठीक है, एंड बी स्पीक्स ट्रूथ इन 8 1/3% केसेस। बाकी क्वेश्चन सेम है, हाउ मेनी केसेस दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, ठीक है, नरेटिंग सेम इंसिडेंट। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट, क्या आएगा। ए स्पीक्स ट्रूथ इन 33 1/3% केसेस एंड बी स्पीक्स ट्रूथ इन 8 1/3% केसेस। इन हाउ मेनी केसेस दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर नरेटिंग सेम इंसिडेंट। अब सिंपल सा फंडा है, फ्रैक्शन याद होगी तो क्वेश्चन निकलेगा ना, अदरवाइज सोल्व भी करते रहोगे। चलिए इसका आंसर कितना हो गया, 13/36। सबका यही आ रहा है, चलो देखते हैं कि इस तरीके से लिख लो। ए बोलता है 1/3 केसेस में सच तो 2/3 में बोलेगा झूठ, बी बोलता है 1/12 केसेस में सच और झूठ बोलेगा 11/12 केसेस में। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई और ऐड करना है, तो 1/3 इंटू
11/12 प्लस 1/12 इंटू 2/3, तो 11/36 प्लस 2/36 इज इक्वल टू 13/36 आ गया। आंसर कितना आ गया? 13/36। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 13/36। वेरी गुड। क्लियर। अब और कैसे इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देख लो। ठीक है, एक और लिख देता हूं मैं क्वेश्चन यहां पे। आपको ये कह देगा कि टू फ्रेंड्स appeared in an interview selection rate of A and B, ये दो फ्रेंड है, ए और बी है कोई, इज 2/7 एंड 3/8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ओनली one of them being selected। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि दो फ्रेंड्स हैं, वो इंटरव्यू के लिए गए हैं, ए और बी है, और उनका सिलेक्शन रेट है 2/7 एंड 3/8, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम बीइंग सिलेक्टेड। तो बताइए इसका क्या आंसर रहेगा जल्दी से। ठीक है, हाँ जी रंजोत, आपका क्वेश्चन है कि अगर 3 पर्सन आ जाए तो किस तरीके से करेंगे। मुझे बस छोटी सी एक एग्जांपल दे दो कि 3 लोग एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कैसे करेंगे। 3 लोग एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कैसे करेंगे, बस मुझे एक छोटी सी एग्जांपल टाइप कर दो जल्दी से। मतलब कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल टाइप कर दो। बीजेपी कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी को ले आओ, और तीनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते होने चाहिए, फिर मैं करवाऊंगा वो क्वेश्चन भी आपको। जल्दी से मुझे मुझे आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। 3 लोग एक दूसरे को कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, मुझे बताओ जल्दी से। दो एग्री हो गए ना, दो एग्री हो गए ना, तो जब दो एग्री हो जाएंगे फिर कॉन्ट्राडिक्शन तो हुई नहीं ना दो में। 3 लोग कभी भी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते हैं, एक को एक के साथ होना ही पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब ही क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट में दो ही चीजें होती है ना। अगर मैं कहूंगा कि मैं सच कह रहा हूं तो मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए दूसरे को झूठ ही बोलना पड़ेगा। अगर तीसरा बंदा कहे कि हाँ भी सच ही कह रहा है, तो फिर तो उसने कॉन्ट्राडिक्ट तो किया ही नहीं। तो आंसर्स काफी आ रहे हैं, सबका सेम ही आ रहा है, 25/56 आ रहा है। तो 2/7 में अगर ये सच कह रहा था, मतलब ये सिलेक्ट हो रहा था, तो 5/7 में रिजेक्ट होगा। ये सिलेक्ट और ये रिजेक्ट है। ये 3/8 में सिलेक्ट हो रहा है तो 5/8 में रिजेक्ट हो जाएगा। बस क्रॉस मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे, 2/7 इंटू 5/8 प्लस 3/8 इंटू 5/7। ठीक है, तो 25/56 बिल्कुल सही आंसर है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 25/36। ठीक है, अब ऐसे ही देखो और किस तरीके से आ सकता है। नहीं, 25/56 होगा। चलिए और कैसे आ सकता है क्वेश्चन, देखो इस तरीके से मान लो कुछ सिलेक्शन रेट लिखा होगा इन्होंने, कुछ मान लो सिलेक्शन रेट मान लो इनका कुछ है 3/7 एंड 5/9। ठीक है, तो आपसे ये कह देगा कि फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट either both are
सिलेक्टेड और बोथ आर रिजेक्टेड। जहां तो दोनों सिलेक्ट हो जाएं या फिर दोनों क्या हो जाएं, रिजेक्ट हो जाएं। ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन निकालो अब। इधर बोथ आर सिलेक्टेड और बोथ आर रिजेक्टेड। मैं देख लेता हूं 22वें क्वेश्चन में क्या इश्यू है। आप ये वाला क्वेश्चन करिए। भाई इसमें क्वेश्चन का जिसको भी डाउट है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के फिर से सोल्व करना। ठीक है, आंसर इसका 21 बाय वही है। सरप्रीत बेटा 24 अभी कर लिया क्या हमने? क्वेश्चन को पढ़ो तो सही, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है वो खुद एक बार ट्राई करो। और मैंने आपको 16 से लेकर 23 तक दिए थे घर पे करने के लिए। आज ये वाला कराया, फिर से एक बार ट्राई करना, निकल जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कम से कम आप खुद ट्राई करा करो सारे के सारे। अगर वो भी मैंने कर दिए तो फिर आपकी प्रैक्टिस तो कुछ हुई नहीं है, फिर तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ये तो जो क्लास में मैं लिखवाता रहा हूँ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिलेंगे, वो आपने खुद करने हैं बस। इसको समझा करो अच्छे तरीके। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। 31/63 आ रहा है सभी का। देखो जी, जो एक बच्चे का डाउट था, शायद ध्रुव का ही था। ध्रुव ने बोला था कि अगर ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए तो कैसे होगा, तो वो वही है जी कि उसने क्या बोल दिया कि ए और बी है, सिलेक्ट और रिजेक्ट। ए होता है जी 3/7 केसेस में सिलेक्ट, बी होता है 5/9 में सिलेक्ट। तो रिजेक्शन के चांस कितने होंगे इसके? 4/7 और इसके कितने होंगे? 4/9। तो उसने क्या बोला आपकी बार कि जा तो दोनों के दोनों सिलेक्ट होने चाहिए या फिर दोनों के दोनों रिजेक्ट होने चाहिए। ठीक है, मतलब इफ ए आर सिलेक्टेड देन बी ऑल्सो बी सिलेक्टेड, कि अगर ए को सिलेक्ट करना है तो बी भी क्या होगा? सिलेक्ट होगा। तो क्या होगा हमारे पास? क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई ए इज सिलेक्टेड, ए इज सिलेक्टेड एंड बी इज ऑल्सो सिलेक्टेड। ए भी सिलेक्ट हो गया, बी भी सिलेक्ट हो गया। और ए इज रिजेक्टेड एंड बी ऑल्सो रिजेक्टेड। ठीक है, जहां तो ए सिलेक्ट होता है और बी भी सिलेक्ट हो जाए, या फिर क्या होगा, बी रिजेक्ट हो, ए रिजेक्ट होता है तो बी भी रिजेक्ट ही हो। ठीक है, बस इसको अब आप सोल्व करो। 15/63 प्लस 16/63, तो आंसर आएगा 31/63। आंसर क्या आ जाएगा? 31/63। ठीक है जी, तो ऐसे भी बन सकता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बस अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जो भी आपको समझ आता है उस तरीके से उसको लेके चलना है। ठीक है जी, आ रहा अब समझ आ गया होगा गलती कहाँ पे हुई है। मे बी एडिशन में होगी होगी थोड़ी बहुत। ये 15 है, ऊपर 16 है, तो 15 + 16 क्या आता है? 31। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप आएगी मेरे पास कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस। और ये आज की लास्ट टाइप है, मतलब प्रोबेबिलिटी में ये लास्ट टाइप होती है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी खत्म। ठीक है, ये टाइप एंड में क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ज्यादा इसके क्वेश्चन नहीं होते, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो कार्ड्स कैसे हैं? पहले तो देखो, जिसने तो कार्ड्स वगैरह खेले हुए हैं, और वैसे भी लॉकडाउन में लगभग सबने खेले थे, तो समझ लेते हैं एक बार कार्ड्स होते क्या हैं, क्योंकि कार्ड्स के बारे में पता होगा तभी क्वेश्चन निकाल पाओगे आप। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसमें कार्ड्स हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्ड्स। तो क्लासिफाई कैसे करेंगे, कैसे किस तरीके से कार्ड्स होते हैं कि टोटल तो 52 कार्ड्स मिलेंगे आपको।
कोई भी एक पैक होगा कार्ड्स का, उसमें टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52। ठीक है, अब इस 52 के होंगे 4 हिस्से, 1 2 3 और 4। इस तरीके से 4 हिस्से होते हैं, क्योंकि जो पैक ऑफ कार्ड होता है इसमें टोटल 4 टाइप्स होती हैं। ठीक है, और ये जो 4 टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? एक होता है स्पेड, एक होता है क्लब, एक होता है जी डायमंड, और एक होता है हार्ट। 4 टाइप्स होती हैं। ठीक है जी, अब सारे के सारे आप पंजाब से ही हो, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में भी पता ना हो किस किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि सबको पंजाबी में अलग अलग बोलते हैं ना। तो अब इससे समझ लेना, आप इससे समझ लेना। ठीक है, क्लब इसको बोलते हैं चिड़ी को, ठीक है, हुक्म हो गया। डायमंड इट को बोलते हो आप, हर्ट कोई पान बोलता है, कोई दिल बोलता है, जो भी बोलना बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो क्लब और स्पेड होता है ये दोनों होते हैं ब्लैक कलर के, ये दोनों कार्ड होते हैं ब्लैक कलर के। और ये जो डायमंड और हार्ट होता है ये दोनों होते हैं जी रेड कलर के। ठीक है, 2 कलर होते हैं इसमें, कि 2 टाइप्स होती हैं ब्लैक कलर्स में और 2 टाइप्स होती हैं रेड कलर में। ठीक है जी, क्लासिफाई कैसे करते हैं कि हर एक टाइप में बराबर बराबर कार्ड आएंगे हमेशा, मतलब स्पेड में होंगे 13 कार्ड्स, क्लब में होंगे 13 कार्ड, डायमंड में 13 कार्ड और इसमें भी 13 कार्ड। कार्ड सब में क्या होने वाले हैं? बराबर होने वाले हैं, 13 कार्ड होने वाले हैं सब में। ठीक है जी, उसके बाद जो ये जो 13 कार्ड्स है इनको फर्दर अगर हम कैटेगराइज करें तो वो किस तरीके से होते हैं? इनका 13 कार्ड्स का ब्रेकअप कैसे होगा कि इसमें सबसे पहला एक एक कार्ड सब में क्या होगा? एस का एक एक कार्ड सब में होगा। ठीक है, इसमें एक कार्ड क्या होगा? एस का कार्ड होगा सब में। ठीक है, दूसरे नंबर पे इसमें क्या आते हैं? डिजिट्स। अब डिजिट्स की बात करें तो 2 से लेके 10 तक होते हैं डिजिट, मतलब हर एक टाइप में आपको 9 कार्ड ऐसे मिलेंगे जिनमें डिजिट्स का लिखा होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, वो डिजिट्स होंगे। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हमारे पास फेस कार्ड्स। जो फेस कार्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जैक, क्वीन एंड किंग। जैक, क्वीन एंड किंग, ये 3 कार्ड जो होते हैं ये होते हैं फेस कार्ड। अब ये 3 कार्ड आपको हर एक टाइप में मिलेंगे, मतलब स्पेड में भी 3 कार्ड मिलेंगे, आपको क्लब में भी 3 कार्ड मिलेंगे, डायमंड में भी 3 मिलेंगे और हार्ट में भी 3 कार्ड मिलेंगे। तो हो गए सब में 13 कार्ड। ठीक है, तो इस तरीके से होती है टोटल इनकी क्लासिफिकेशन, कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, इनमें 26 होते हैं रेड कार्ड, 26 होते हैं ब्लैक कार्ड, 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं, चारों में 13 कार्ड होंगे। ठीक है, उन 13 कार्ड्स में भी क्या होगा? एक होगा एस, जिसको ए बोलते हैं, हम ए बोलते हैं इसको। उसके बाद डिजिट्स होंगे 2 से लेके 10 तक, और उसका फेस कार्ड्स होंगे जैक, क्वीन और किंग, 3 होंगे कार्ड सब में। ठीक है, और ऐसे बनते हैं टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स। ठीक है जी, अब आंसर वही देना जिससे मैं पूछूं, जिसने कभी भी ये ताश नहीं खेली है, कार्ड्स वगैरह नहीं देखे हैं, क्या उसको समझ आ गया कि कार्ड कैसे कैसे होते हैं ये? हाँ जी, क्या उसको समझ आ गया कार्ड कैसे होते हैं ये? जिसने कभी नहीं खेली उसकी बात कर रहा हूं बस मैं। ठीक है जी, बाकी देखो अगर कोई डाउट होगा ना तो घर पे होती है, कार्ड्स वगैरह पड़े होते हैं। ठीक है, या फिर गूगल पे भी सर्च करोगे ना, सारे कार्ड्स आ जाएंगे, एक बार देख लेना आप। अगर आपके पास लैपटॉप है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई लैपटॉप होगा जिसमें ये वाली गेम नहीं होती, गेम भी होएगी, तो आप एक बार प्लीज देख लेना, थोड़ा आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एस मतलब ए जो होता है, जक्का बोलते हैं जिसको हम। ठीक है जी, पंजाबी गाने नहीं सुने रंजीत बाबे के, हुक्म दा जक्का? तो हुक्म जो होता है, हुक्म बोला जाता है स्पेड को, और जक्का बोला जाता है ए को, सबसे बड़ा पत्ता माना जाता है उसको। ठीक है जी, चलो ठीक है। हाँ, टोटल 4 हो जाएंगे। नहीं जसप्रीत, स्पेड चिड़िया नहीं होती, क्लब को बोला जाता है चिड़िया, क्लब को। ये वाला जो साइन होता है ना, ये क्लब का होता है।
तो चलिए इसमें देखो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक एंड के ऊपर बनेगा, एक और के ऊपर बनेगा। और आपको आते होंगे, पहले से ही आते होंगे ये क्वेश्चन। अगर मैं आपको लिख के दूंगा तो आप ऑलरेडी खुद ही कर लोगे इसको। पहले होता कैसे है देखो, इस तरीके से लैंग्वेज होती है कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। भाई ये तो फिक्स लाइन है, ये तो हर एक में आएगी आएगी कि एक कार्ड मैंने निकालना है 52 कार्ड्स में से, ठीक है। एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपसे क्या पूछेगा, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इधर स्पेड और किंग। कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जहां तो होना चाहिए स्पेड या फिर क्या होना चाहिए जी, किंग। ठीक है, एक बार ट्राई करो प्लीज, है एक बार मुझे फटाफट बता दो कि क्या आंसर होगा इसका, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपने काफी कर ली है, तो थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए तरीका कि किस तरीके से डिवाइड किसको करना है ना, फेवरेबल केसेस कौन कौन से हैं। और आपको मैंने ये तो बता ही दिया कि स्पेड को क्या होता है, किंग क्या होता है ना, के फॉर किंग, और सब में एक एक किंग होता है हर एक टाइप में। हाँ देखो आंसर आने शुरू हो गए, चलो बहुत बढ़िया बात है कि कम से कम आप आंसर निकालना शुरू कर रहे हो, बहुत अच्छे। अब देखो बच्चे कैसे करना होता है इसको, कि देखो प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपको एक स्पीड चाहिए या फिर किंग चाहिए, और लिखा हुआ तो मतलब प्लस होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल अपॉन टोटल केसेस, ठीक है। तो स्पेड कितने होते हैं टोटल, 13 कार्ड्स, क्योंकि अगर आपको कोई टाइप दे रखी है ना कार्ड्स की तो वो 13 ही होंगी, ठीक है। तो 13 स्पेड्स में से मुझे जहां तो एक चाहिए कार्ड, या फिर क्या होगा, मुझे क्या चाहिए, किंग चाहिए। अब अगर मैं किंग की बात करता हूं, अगर मैं किंग की बात करता हूं, तो किंग कितने होते हैं टोटल, चार। एक किंग मिलेगा आपको स्पेड में, एक मिलेगा क्लब में, एक मिलेगा डायमंड में, एक मिलेगा हार्ट में, चार होते हैं। तो इन चार में से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे हम, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम वाली बात यह है इसमें कि जहां जो मैंने चार किंग लिखे हैं, ये जो चार किंग है इसमें स्पेड वाला किंग भी इंक्लूडेड है। इसमें क्या है, स्पेड वाला किंग भी इंक्लूडेड है, जो कि इसमें भी है। ये जो 13 कार्ड्स होंगे इसमें भी तो स्पेड में किंग आएगा कि नहीं, ठीक है। तो मतलब जो स्पेड वाला किंग है वो दो बार काउंट हो गया मुझसे, ठीक है। वो स्पेड वाला किंग जो है वो मैंने दो बार काउंट कर लिया। तो जो मैंने इसको दो बार काउंट करा है उसको एक बार कैसे करेंगे, ठीक है। दो बार जो काउंट करा है उसको एक बार ही करना है ना काउंट, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे एंड में -1। उसके लिए हम क्या कर देंगे एंड में -1। याद रखना बात को कि यहाँ पे 3C1 मत करना, पहले बता दूं, यहाँ पे 3C1 नहीं करना बिल्कुल भी, और ना ही यहाँ पे 12C1 करना है ना। जो अगर आपको लग रहा है ना कि रिपीट हो रहा है किंग, तो बाद में -1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले नहीं करना, पहले पंगे बिल्कुल नहीं लेने आपने, ठीक है। और डिवाइड किससे करोगे, कि टोटल केसेस क्या है, कि टोटल तो 52 कार्ड थे, ठीक है। और मैंने कितने कार्ड निकाले हैं टोटल जी, एक, तो क्या आएगा 52C1, ठीक है जी। तो कितना आंसर आएगा इसको सॉल्व करोगे, 13C1 13 होता है, 4C1 4 होता है, और -1 डिवाइड बाय 52C1 क्या होता है 52। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 16/52 बनेगा, या फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 4/13 बन जाएगा, ठीक है। 4/13 बन जाएगा। ध्यान रहे कि जो माइनस वाला पार्ट है वो लास्ट में करेंगे हम, और माइनस क्यों करा है, क्योंकि किंग रिपीट हो रहा था। किंग अगर रिपीट नहीं होता तो हम नहीं करते, ठीक है जी। कोई डाउट तो नहीं किसी को, सिंपल ये काम है। हाँ बड़ा सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे आसान तो कुछ तो होगा ही नहीं जिंदगी में। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं अब हम, कि टू कार्ड्स are drawn from a pack of 52 cards, then find probability of getting both face cards।
दो कार्ड मैंने निकाले, देखो जी। हाँ बिल्कुल जसप्रीत, इस क्वेश्चन में सेम आएगा। इससे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें थोड़ा सा फिर दिक्कत हो जाएगी। इस वाले में एक कार्ड में तो आप C1 भी नहीं लिखोगे तब भी आंसर आ जाएगा आपका। 13 + 4 + -1 लिख दोगे तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें प्रॉब्लम आती है। तो आदत अच्छी डालनी चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए फटाफट। 2 cards is drawn from a pack of 52 cards. Find probability of getting both face cards. ध्रुव बहुत बड़ा आंसर आ रहा है आपका, 6/13, बहुत बहुत बड़ा आंसर है। इसको क्रॉस चेक करो फटाफट एक बार। अच्छा ये बताओ फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल? फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड, शाबाश, 12 होते हैं जी। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। तो उन 12 फेस कार्ड्स में से मुझे 2 फेस कार्ड चाहिए। 2 कार्ड निकाल रहे हो ना, कितने में से निकाल रहे हैं? टोटल 52 में से। तो 52C2 ये रहेगा इसका आंसर क्वेश्चन का। ठीक है, तो आएगा 12 × 11 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 52 × 51 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, बाकी देख लो जो जो कैंसिल हो रहा है, जैसे 4 से 3 और ये 17 से कैंसिल और ये 13 से कैंसिल। और 11/13 × 17 होगा 15, 225 - 4 221। तो आंसर आ जाएगा 11/221। है किसी का आंसर? 66, 33। हाँ जी बिल्कुल आंसर है इसका। सीरत का बिल्कुल सही आंसर है 11/221। ठीक है, जसप्रीत का भी बिल्कुल सही आंसर है। हाँ जी बिल्कुल आपका भी सही है। गुड। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 11/221। ठीक है जी। फेस कार्ड होते हैं 12। दो जो 12 फेस कार्ड है कैसे आए होंगे? देखो 3 होंगे हमारे पास स्पेड में, जैकविन किंग, 3 ही क्लब में होंगे, 3 ही डायमंड में, 3 ही हार्ट में। तो 4 तिया 12, 12 का टोटल है। 12 में से 2 हमारे फेवरेबल केस होंगे और आउट ऑफ टोटल क्या है 52 कार्ड से C2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखो। The two cards are drawn from a pack of 52 cards, then find probability of getting 1 spade and 1 king. Find probability of getting 1 spade and 1 king. ये क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट। शाबाश, काफी आंसर आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको हमने। कि देखो एक चाहिए अब की बार उसको स्पेड और एक चाहिए किंग। ठीक है, तो अगर एक स्पेड चाहिए तो क्या करोगे? 13C1। ठीक है, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? एंड। और एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। एक चाहिए उसको किंग, तो क्या आएगा? 4C1। ठीक है, और माइनस क्या कर दोगे आप? 1 कर दोगे। क्योंकि 1 माइनस क्यों करना है? क्योंकि ये जो 4 किंग मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इन 4 किंग में एक स्पेड वाला किंग भी है और स्पेड वाला किंग यहाँ भी लिखा हुआ है।
तो वो बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड क्या होगा, 52C2, डिवाइड क्या होगा, 52C2, समझ गए बात को, ठीक है। तो कैसे आएगा ऊपर, 13 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 52 इंटू 51 डिवाइड बाय 2, ठीक है जी। तो ये 52 होगा, माइनस 1 कितना होगा, 51 होगा, ठीक है। ये 2 से कैंसिल हो गया, 26 हो गया, तो 26 ओवर इंटू 51 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर रहेगा 1/26। आंसर कितना रहेगा हमारे पास, 1/26, ठीक हो गया जी। अब देखो, जो उसने जसप्रीत का डाउट था, जो भी नाम है, अगर मैंने गलत ले लिया हो तो सॉरी, जो भी डाउट था कि यहाँ पे माइनस करके भी तो आंसर आ सकता है, तो और वाले केस में आ सकता है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में लगाओगे देन योर आंसर विल बी डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, 39 ओवर समथिंग आ जाएगा ना, तो ये कभी भी नहीं बन पाएगा आपका, तो 1/34 बनेगा, जो कि आपका गलत है। तो माइनस हमेशा एंड में करना है, हाँ बिल्कुल, आंसर ये माइनस जो है ना वो हमेशा एंड में करना है, स्टार्टिंग में नहीं करना है, क्योंकि एक वाले केस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मान लो एंड आ जाए, दो कार्ड आ जाए, तो उस केस में फिर प्रॉब्लम होती है, तो एंड में माइनस करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। चलिए, प्रोबेबिलिटी खत्म अब यहाँ पे, बाकी मैं आपको एक चीज बता दूं, कार्ड्स वाले क्वेश्चन की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। कार्ड्स वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने क्या पढ़ना है प्रोबेबिलिटी में, ये भी देख लो। टॉपिक खत्म हो गया है, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी प्रेफरेंस क्या रहनी चाहिए, पढ़ना क्या क्या है। देखो, जो रैंडम केसेस है ना, रैंडम केसेस को अच्छे तरीके से पढ़ लियो, ठीक है, जो रैंडम स्टार्टिंग में करवाए थे, क्योंकि लगभग वही आते हैं पेपर में, है ना, हर बार। उसके बाद कॉइन्स और डाइस, ये इंपॉर्टेंट है, और कॉन्ट्राडिक्ट वाले क्वेश्चंस आपको पता है ज्यादा नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन वाले क्वेश्चन क्या है, दो टाइप, दो तो क्वेश्चन थे सारे, दो आपको क्लास में दे दिए, ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। एक हैंडशेक वाला क्वेश्चन देखा था, ये इसी में आएगा, हाँ जी बिल्कुल, मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाना था, लेकिन आप थोड़े से एग्रेसिव हो गए थे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्लास में बच्चे एग्रेसिव हो गए थे काफी, तो सुबह सुबह का टाइम था, तो मैंने छोड़ दी थी क्लास फिर, है ना, 8:30 बजे छोड़ दी थी, अगर आपको याद हो तो वो एक हैंडशेक वाला रह गया था। ये वो वाली टाइप थी जो मैंने आपको कहा था ना कि 3 टाइप्स होती है, लेकिन करवाई 2 थी, तीसरी मैंने कहा था बाद में करवाऊंगा, ये वो था। हाँ जी, डाउट पूछो अपना, जसप्रीत डाउट पूछो, फिर हैंडशेक वाला मैं करवाता हूँ नया, ठीक है, अभी करवाता हूँ आपको, 2 मिनट का काम है बस वो तो। डाउट अपना टाइप कर दो आप फटाफट। हाँ जी बिल्कुल, जो वैसे 2 चीजें होती हैं इसमें भी समझना, जो आपने लिखा है ना ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है ना, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो वो 1 होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है, ये बिल्कुल ट्रू है, 100% ट्रू है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें टोटल प्रोबेबिलिटी की, वो उसको हम 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, ये होते हैं टोटल केसेस, सैंपल स्पेस को बोला जाता है टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जैसे मान के चलो, अगर आपको मैं ये कहूं कि मैंने कोई कॉइन टॉस करा, तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है और टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब आप सभी को पता है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की कितनी है, 1/2 है, समझ रहे हो ना। तो हेड और टेल, अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं तो कितना बन जाता है, 1 बन जाता है। कभी भी कोई भी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, उसका जो टोटल होगा ना, किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटीज आएंगी, जितनी भी टोटल प्रोबेबिलिटीज आएंगी, उन सबका सम कितना बनेगा, 1 बनेगा, उन सबका सम कितना बनेगा, 1 बनेगा। और वो 1 होता है कि एक्चुअल में ये सैंपल स्पेस होती है, इसको टोटल प्रोबेबिलिटी भी बोला जाता है, कई लोग बोलते हैं, कई नहीं भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वल का, ये अगर ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे यही रहेगा बस,
कि 0 से ज्यादा होगा और 1 से कम होगा, बराबर नहीं आएगा। मतलब जैसे ये लेस लेस है तो लेस और इक्वल टू नहीं आएगा, लेस और इक्वल टू नहीं आएगा, समझ गए ना। इक्वालिटी का साइन बिल्कुल नहीं आएगा, ये 0 से ज्यादा होगा, 1 से हमेशा कम ही होगा। सर इन लास्ट सम फेस कार्ड और स्पेड बोले, नहीं 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 नहीं, फेस कार्ड का तो नाम ही नहीं लिया, सिंपल बोला था, या तो स्पेड कार्ड चाहिए, एक स्पेड कार्ड चाहिए और एक चाहिए किंग चाहिए, ठीक है, 1 स्पेड कार्ड एंड 1 किंग, फेस कार्ड की बात नहीं हुई थी। चलिए अब एक जो टाइप बची हुई थी वो कर लेते हैं, हालांकि वो टाइप कॉम्बिनेशन की है। तो कॉम्बिनेशन में देखो एक आता है हैंडशेक के ऊपर क्वेश्चंस। अब हैंडशेक के क्वेश्चंस की बात करें तो बच्चे पीसीएस में तो मैंने देखा नहीं उसका कोई क्वेश्चन, लेकिन पंजाब के कोई और एग्जाम अगर आप देखोगे ना तो हैंडशेक का क्वेश्चन पक्का देगा वो, ठीक है। पंजाब के हो गए, जैसे पंजाब में आपको बताता हूँ किसमें आए थे ये क्वेश्चन, जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के एग्जाम होते हैं ना क्लैरिकल के, उसमें जो क्वेश्चन आया हुआ था हैंडशेक के ऊपर, कि 10 ऐसे है कि 10 पर्सन है टोटल, वो किसी पार्टी में जाते हैं, है ना, किसी पार्टी में या किसी मीटिंग में जाते हैं और वहां पे हैंडशेक होते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, जो दो सम पहले वाला क्वेश्चन था उसमें फेस कार्ड ही थे, नहीं स्पेड स्पूड कुछ नहीं बोला था उसमें, सिर्फ फेस कार्ड बोला था कि 2 कार्ड सिलेक्ट करे हैं तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों क्या होने चाहिए, स्पेड अपना दोनों क्या होने चाहिए, फेस कार्ड होने चाहिए, दोनों के दोनों फेस कार्ड होने चाहिए, वो था क्वेश्चन। देखो ऐसे आता है क्वेश्चन है, अब ये समझो ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी बाद में देखेंगे। अब कि हैंड शेक है, 10 लोग हैं, तो बताओ अगर आपस में ये हैंड शेक करें तो कितने हैंड शेक होंगे, बताओ कितने हैंड शेक होंगे, है ना। इन अ पार्टी देयर आर 10 पीपल, देन फाइंड नंबर ऑफ हैंडशेक्स, ठीक है, देन फाइंड नंबर ऑफ हैंडशेक्स। तो हैंडशेक का तरीका क्या होता है, देखो जी, अगर एक पर्सन की बात करें, अगर मान लो मैंने किसी से हाथ मिलाना है तो मैं क्या करूंगा जी, अपना एक हाथ आगे बढ़ाऊंगा, है ना, और दूसरा बंदा भी एक हाथ आगे बढ़ाएगा। अब ऐसे तो होगा नहीं, किकली तो मानी नहीं हमने, है ना, एक हाथ आगे बढ़ाएंगे और एक हाथ से हैंडशेक हो जाएगा, ठीक है। तो एक पर्सन क्या करता है, अपना एक हैंड यूज करता है हैंडशेक के लिए, ऐसे 10 लोग कितने हैंड यूज करेंगे, 10, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ हैंड्स यूज होंगे वो 10 हैंड यूज होंगे हैंडशेक के लिए, समझ गए ना, अगर 10 लोग हाथ मिला रहे हैं तो 10 हाथ ही यूज होंगे, ठीक है। ऐसे ही देखो, अगर आपने एक हैंड शेक करना है तो कितने हाथ चाहिए होंगे आपको, 2, कि मान लो मैं किसी के साथ हैंड शेक कर रहा हूं तो एक हाथ मेरा और एक उस बंदे का, अब ये हैंड शेक हुआ तो 2 हैंड चाहिए ना टोटल मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इन 10 में से, जैसे 10 लोगों के 10 हाथ हैं, इनमें से मैं 2 हैंड क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, इन 10 में से 2 हैंड में सिलेक्ट करूंगा। तो जितने अलग अलग तरीके से मैं ये 2 हैंड सिलेक्ट कर रहा हूं, जितने अलग अलग तरीके से मैं ये 2 हैंड सिलेक्ट कर रहा हूं, उतने ही अलग अलग तरीके से क्या होंगे, हैंडशेक होंगे, ठीक है। जितने अलग अलग तरीके से मैं हैंडशेक कर रहा हूं उतने ही अलग अलग तरीके से क्या होंगे, हैंडशेक होंगे। तो बस आप इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, आप इसको सोल्व करो, इसका आंसर बन जाएगा 45, बस खत्म बात। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है, समझ गया ना बात को। इंस्पेक्टर एग्जाम में भी आया था वो, कॉर्पोरेटिव इंस्पेक्टर हो गया ना, पीपीएससी निकालता उसका पेपर भी, पीपीएससी निकालता उसका आंसर भी, ठीक है। इसका 45 है, हैंडशेक का सिंपल NC2 आंसर है, एन मतलब नंबर ऑफ पर्सन, एन मतलब नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। अब देखो मेन इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, हाँ कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर समझ गया मैं, ओके अच्छा आप हो, वेरी गुड। जो पीपीएससी का पेपर हुआ था कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का, उसमें भी शायद उसमें पूछा गया, आई डोंट नो। चलिए अब नेक्स्ट देखो, इसमें और क्या बोल सकता है फिर, एक तो हो गया सिंपल कि आपको नंबर ऑफ पर्सन दे दिए जाएं और आपसे पूछ ले कि बताओ हैंडशेक कितने हो गए। एक इसका रिवर्स क्वेश्चन हो जाएगा कि आपको बोल देगा कि इन अ मीटिंग देयर आर टोटल 105 हैंडशेक्स,
कि एक मीटिंग में 105 हैंडशेक हुए हैं, ठीक है, और आपसे क्या बोल दिया, फाइंड नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन ए मीटिंग। तो बताओ कितने लोग मीटिंग में होंगे। रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो अब आपको क्या गिवन है कि भाई ये जो हैंडशेक हम निकालते थे NC2 करके, इसकी वैल्यू 105 गिवन है और आपसे n की वैल्यू पूछी हुई है। ये जो हम NC2 निकालते थे 105 करके, है ना, सोल्व करके, उसकी वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू आपसे पूछी गई हुई है। ऑप्शंस भी गिवन होंगे आपको, एज ए 12, 13, 14, 15, है ना, ऐसे करके ऑप्शन भी आपको गिवन होंगे। तो करना किस तरीके से है जी, देखो अगर मुझे NC2 को सोल्व करना है, NC2 छोड़ो, अगर मुझे 8C2 को सोल्व करना है तो कैसे करते हैं हम, 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। इतना समझ आ गया ना आप सभी को, 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 होता है। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 8C2 क्या होता है, 8 इंटू 8 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। 7 को मैंने 8 माइनस 1 लिख दिया, बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो यहां पे भी हम क्या लिख सकते हैं कि NC2 क्या होता है, n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाय 2, n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 105, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा, ये n इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू 210, n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाय 210। अब आगे देखो, अगर आप समझदार हो ना तो कभी भी आगे मल्टीप्लाई मत करो। जैसे देखो ध्रुव ने कर दिया वैसे, हालांकि मैं देखो वैसे मैंने बाद में पढ़ा, बोल दिया मैंने, मतलब समझदारी इसी में है कि इसको सॉल्व ना करो। जैसे आपने बनाई है एक लीनियर इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, n स्क्वायर माइनस n माइनस 210 इज इक्वल टू 0, फिर रूट्स फाइंड आउट करोगे, आंसर निकालोगे। क्यों निकालना हमने भाई, देखो जी इसकी वैल्यू पूछी हुई है ना आपसे n की, तो ऑप्शन में तो होएगी ना। तो ऐसा करो, n की वैल्यू 12 पुट करो। अगर मैं n की वैल्यू 12 पुट करता हूं तो n माइनस वन कितना हो गया, 11, और 12 इंटू 11 210 तो नहीं हो सकता ना, जीरो नहीं आएगा एंड में। अगर मैं 13 पुट करता हूं तो 13 इंटू 12 एंड में जीरो नहीं आएगा, ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं 14 पुट करता हूं तो 14 इंटू 13, ये भी एंड में जीरो नहीं बन रहा, ठीक है। तो एक ऑप्शन बची है जो क्या होगा हमारा आंसर, तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास 15। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन से करेंगे। दिमाग में एक चीज बिठा लो, जो मैं आपको आगे भी बताता रहूंगा, कि जब कभी भी लगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, जब कभी भी लगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो बस फिर तो सॉल्व करना ही नहीं है, फिर तो ऑप्शन भरेंगे एक एक करके। क्योंकि जितना टाइम इसको इक्वेशन बनाने में, इसके रूट निकालने में लगेगा, है ना, उतने में तो 2 क्वेश्चन कर लेंगे मोर, ठीक है। वैसे भी देखो यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना भी आना चाहिए। फालतू में मैं आपको एक और टॉपिक करा दूंगा, फायदा क्या उस चीज का, है ना, टाइम वेस्ट वाली बात है, सिलेबस में भी नहीं है। तो जहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने वहां पे आपका काम क्या है, ऑप्शन पुट कर लो बस, ठीक है। फालतू में अपना सिलेबस नहीं बढ़ाना हमने, क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल अमन, हो जाते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन से बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो अगर आपका बेसिक क्लियर है ना, तो फिर तो ऑप्शन से काफी क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके, ठीक है जी। तो ये जो टाइप थी ये मैंने करवा दी अब आपको, ठीक है, इसको समझ लेना अच्छे से। तो 3 टाइप्स हो चुकी है देखो कॉम्बिनेशन में। मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, सारे फॉर्मूले एक जैसे ही हैं। देखो जैसे एक हैंडशेक वाली होगी, इसका NC2 है, ठीक है। एक डायगोनल वाली होगी, इसका NC2 माइनस n है, ठीक है। और एक वही पैलोग्राम फाइंड आउट करने वाली होगी, नंबर ऑफ पैलोग्राम, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उसका VC2 मल्टीप्लाई बाय SC2, समझ गए ना। तो ये तीन में से देखो कोई एक मिल जाता है पेपर में, तीन में से कोई एक मिल ही जाएगा पेपर में। हैंड शेक के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपकी मर्जी है जी, 15 मैन, 20 मैन, 25, 30, जितने मर्जी बनाते रहो। C2 ही करना है ना, 15C2, 12C2, 20C2, होगी प्रैक्टिस, ठीक है। बाकी एक ये टाइप बनती है, एक वो वाली टाइप बनती है ना, ऐसे भी क्वेश्चन को घुमा सकता है वो। तो जैसे मर्जी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, खुली छूट आपको, ठीक है। ठीक है जी। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे कर रहा हूँ खत्म।
तो हमारा प्रोबेबिलिटी खत्म हो चुका है, असाइनमेंट मैंने आपको दे दी है। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। और वो टॉपिक अभी टाइम एंड वर्क तो नहीं होगा, क्योंकि परसेंटेज रेशियो करी है तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस, इनसे पहले नहीं होगा वो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।